बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई साहब। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जिसमें कोशिश होगी कि मैं और रिजवान गिलज़ई साहब रोज़ाना की बुनियाद पे आपको जो भी दिन भर की डेवलपमेंट्स होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। रिजवान साहब, आज हम डिस्कस करते हैं एक जो इशू चला हुआ है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इमारत का, हयात ग्रैंड हयात होटल का। उसमें अफसार आलम साहब ने पिछले दिनों एक तहलका खेज इंकशाफात किए और फिर उन्होंने वो मोहसिन नकवी साहब पे चढ़ दौड़े और उन्होंने जस्टिस डोगर पे भी इल्ज़ामात लगाए कि भाई वो कहीं से अहकामात लेके फैसले दे रहे हैं। लेकिन कल वाला मैं उनका व्लॉग देख रहा था, बल्कि आपके साथ ही सुन रहा था, तो वो तो धीमे लहजे में बात कर रहे थे। क्या हुआ एक रात में, ऐसा क्या हुआ कि वहां से यहाँ आ गए? देखिए, ये इसका अगर बैकग्राउंड देखें ना, मोहसिन नकवी साहब की पहले एक तल्खी हुई थी मरीम नवाज साहिबा के साथ, बिल्कुल। और वो बड़ी मुश्किल से फिर उनका राजीनामा करवाया गया था। हम्म। मुस्लिम लीग नून को एक मसला तो है मोहसिन नकवी से, क्योंकि मसला इसलिए है कि इस वक्त मुस्लिम बज़ाहिर गवर्नमेंट नून लीग की है, लेकिन इख्तियार सारा मोहसिन नकवी साहब के पास है। बिल्कुल। और उसमें फिर मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश होती है कि कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी गलती जहां मोहसिन नकवी साहब करें, तो उस पे फिर वो मौका ढूंढते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। बिल्कुल। और अफसार आलम साहब जाहिर है मियां नवाज शरीफ की गाड़ी के अंदर बैठते हैं, चेयरमैन पैमरा रहे हैं और उनके बहुत करीबी समझे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो दो ऐसे कोइंसिडेंस हो गए जिसकी वजह से उनके पास एक मौका मिल गया। एक तो उनका अपना फ्लैट था, उसके अंदर उनको जाती बोक्स था और जाती अनात थी, और दूसरा जाहिर है उन्होंने जो मालूमात दी अपनी वीडियो के अंदर, एक तो कुछ मालूमात तो दुरुस्त नहीं भी थी। मसलन ने कहा जी मोहसिन नकवी साहब ने बगैर इजाजत के रेंजर्स वहां पे भेजी, हालांकि रेंजर्स वहां पे नहीं गई थी। और रेंजर्स का एक तरीकाकार है, ये हो नहीं सकता कि रेंजर्स अपने हाई अफ्स के इल्म में लाए बगैर वहां पे चली जाए, किसी के कहने पे जाए। तो एक तो ये मालूमात दुरुस्त नहीं थी। दूसरा ये था कि उन्होंने जो ये खबर दी कि जी 4 यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने डिमार्च किया है, क्योंकि यूरोपियन वहां पे सफारतकार बहुत ज्यादा रह रहे थे, तो ऑब्वियसली ये हुकूमत की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी अगर डिमार्च किया है। ये तो वो स्पेसिफिक मालूमात होती हैं जो दफ्तर खारजा के पास होती है, तो ये उनको प्रोवाइड की गई। और एक कोशिश की गई कि ये चूंकि पाकिस्तान की एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब हर तरफ सफारतकारी की भी बले बले हो रही थी, अब मार के हक को सेलिब्रेट करना था, तो मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, सफारतकारों को घरों में पुलिस भेज दी। तो उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि मोहसिन नकवी साहब को शायद हम इस वजह से बैकफुट में डाल सकते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने, आपने देखा कि जो पहली वीडियो अफसार आलम साहब ने की भी, उसके अंदर वो बार बार ये कहते रहे कि फील्ड मार्शल की जो कामयाबियां हैं उसको अगर कोई नुकसान पहुंचा है तो वो मोहसिन नकवी साहब ने पहुंचाया है, यानी वो एड्रेस कर रहे थे उनको। और मुस्लिम लीग नून शायद ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो ब्लंडर किया है, इससे मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। लेकिन वो मिसकैलकुलेट करके, उनको अंदाजा नहीं है कि ये पूरा निजाम जो है, जाहिर है मोहसिन नकवी साहब के बगैर शुरू ही नहीं हुआ, तो उनके बगैर ये चल भी नहीं सकता। और फिर आपने देखा, आपने खुद अपनी इंट्रो के अंदर ये बात की कि जो उनका लेटेस्ट व्लॉग है अफसार आलम साहब का, उसके अंदर कोई इल्जामात नहीं है, कोई जो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो कहा कि जी उन्होंने अदालत से फैसला लिया। हालांकि देखें, ये जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, ये तो बहुत ही एक, आप ये समझ लें कि होशरुबा इल्जाम है। आप चीफ जस्टिस है एक हाई कोर्ट के, उनको ये कह रहे हैं कि एक वजीर ने उनसे मर्जी का फैसला लिया है, यानी उन्होंने मेरिट पे फैसला नहीं किया। ऑब्वियसली वो सबको ही पता है कि जस्टिस डोगर को लाया इसलिए गया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप ये इल्जाम लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो यानी सिंपल चीज ये होनी चाहिए कि या तो मेरे ख्याल से मैं और आपको इस तरह का इल्जाम लगा तो शायद अब तक हम पे केस हो चुका, पीका लग जाना होता। या तो जो अफसार आलम साहब ने इल्जामात लगाए हैं, अगर वो ठीक है तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर मोहसिन नकवी साहब को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसके ऊपर कोई मौका आया, और ना जो है वो मोहसिन नकवी ने कल ये हुआ कि जो PSL का फाइनल था, उस फाइनल के अंदर वो जो रिपोर्टर्स हैं, आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं वो जो मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद करते हैं उनको तो इजाजत ही नहीं है। तो वो जो रिपोर्टर्स हैं वो मोहसिन नकवी साहब के अपने हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये फरमाइशी सवालात हैं, और उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब का मौकफ तो वही है
वो तो 1 इंच भी, इतनी बड़ी कैंपेन हुई उनके खिलाफ, यानी अफसार आलम के वीलॉग के बाद तो बहुत ही ज्यादा बात हुई ना कि मोहसिन नकवी साहब ये क्या कर रहे हैं। एक तो इस मामले के ऊपर क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के, उनकी बीवी के हवाले से बड़ी चीजें उनके ऊपर इल्जाम लगे, तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब बैकफुट पे जाने के बजाय उन्होंने अपने मौकफ के ऊपर कायम रहे। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी वो कॉन्फिडेंट थे। उसके जब ये वाकया हुआ और अफसार आलम साहब का मामला भी आया, तो वजीर आजम के पास भी गए मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी ने जाके इनको कहा होगा कि भाई ये हरकतें बंद कर दें जो मेरे खिलाफ आप लोग कर रहे हैं। हमें पता है कि अफसार आलम साहब कहाँ से बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई उनकी, और उसके बाद मामला हो गया ठंडा। अफसार आलम साहब चले गए बैक फुट पे, मोहसिन नकवी साहब फ्रंट फुट पे, और मोहसिन नकवी साहब का तो कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, ये मामला देखें, एक तो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, आज तहरीरी फैसला भी आ चुका है वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल। तो देखिए, तहरीरी फैसला हो या ना हो, ये इस वक्त जो निजाम चल रहा है, इसमें एक तो जाहिर है उनको कोई चैलेंज नहीं है अदालतों की तरफ से, अपोजिशन भी नहीं है, जो मर्जी करें। देखें, उन्होंने बरी इमाम में इमारतें गिरा दी, लोगों को, सैकड़ों लोग जो है बेघर हुए, बेआसरा हुए, हजारों लोग, मतलब सैकड़ों घर, हजारों उसके, जाहिर है हर घर में 4-5 लोग तो रहते हैं, तो वो किसी की कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। ये तो मामला ये था कि सफारतकार रह रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स रह रहे थे, रिटायर्ड जजेस रह रहे थे, तो वो मामला उठ गया और वजीर आजम ने उसको रोक दिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सिद्दीक जान साहब एक बात कर रहे थे, और मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं, जो फैसला मोहसिन नकवी साहब ने किया है, उस फैसले पे अमल दरामद होना है, हर सूरत होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो अगर चाहेंगे यहाँ पे होटल बने, होटल बनेगा। वो चाहेंगे कि ये इस जो मालिक है अभी, जो बीएनपी कंपनी है, उनसे लेके किसी और कंपनी को दिया जाए, वो दिया जाएगा। कोई इसके अंदर कोई रुकावट, कोई एहतजाज, कोई बड़े सफारतकार हो या क्या, वो उनके पैसे दे देंगे, उनको कहेंगे अपने पैसे पकड़ो और निकलो। जो अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि जी मेरी जमा पूंजी थी, अफसार आलम साहब को पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। और इधर उनका जो प्लान है, वो प्लान आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, और ये मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी ये जो शोर है, अफसार आलम साहब ने कोशिश की, लेकिन अफसार आलम साहब की एक और, आप मैंने जो बात कर रहा हूँ ना सीरीज, जब सीडीएफ का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो अफसार आलम साहब ने कैसे व्लॉग्स, बिल्कुल ठीक है। ये तो बराह वो चीजें थी जिनके ऊपर लोगों के ऊपर इससे पहले मुकदमे बने कि उन्होंने सेडिशन की तरफ गए या बगावत पर उकसाने की बात की, तो वो तो उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर इस बात का भी जिक्र किया था, लेकिन वो उससे भी निकल गए। अब उन्होंने एक और कोशिश की है जहां उनको मौका मिलता है। बेसिकली सबको पता है कि अफसार आलम साहब किसकी जुबान बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, वो हमारे जान सुनने वालों को भी पता है। और वो उन्होंने कोशिश की, वो कोशिश एक बार फिर मोहसिन नकवी नाकाम बना दी। मोहसिन नकवी इस वक्त टॉप पे है हमेशा की तरह, और हुकूमत जो है वो बैकफुट। ऐसा ही है। चलें, अब ये तो आपने सुन लिया वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से जो भी लेटेस्ट थी, आपको बताया। गिलज़ाई साहब, पीटीआई कहाँ है? कल एक दफ़ा फिर अडियाला जेल के पे एक होगा, मतलब अलीमा खान साहब ने आज फिर एक ट्वीट दागा है और बुलाया, क़यादत को बुलाया है, वर्कर्स को बुलाया है, मुलाकात और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या देख रहे हैं, पीटीआई है कहाँ? हमें तो नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, मैंने रील्स देख रहा था कल, वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोहम्मद अकबर साहब के बेटे का वलीमा था, वहां पे मुझे नजर आई, अदरवाइज तो मुझे पीटीआई कहीं नजर नहीं आई। देखिए, आपको वलीमों पे ही नजर आएगी। पीटीआई जो पार्लियामेंट के अंदर जो उनका किरदार होना चाहिए था वो नहीं है। बिल्कुल, कमेटीज के अंदर ऑलरेडी वो जा नहीं रहे हैं। सड़कों के ऊपर जिस तरह के एहतजाज इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, खासतौर पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके बाद जो लोड शेडिंग की जो सूरत हाल बनी है, जो इसके अलावा बेरोजगारी की जो सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, उसके ऊपर सड़कों पे तो दूर, जो ऐवानों के अंदर बात होनी है वो भी कहीं नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। और पीटीआई, आपने कहा ना कि पीटीआई है कहाँ, पीटीआई इस टाइम पे, अगर जैसे वो एक प्लान था कि पीटीआई को खत्म कर दिया गया, तो अमली तौर पे तो खत्म हो गई है ना। देखें, अगर अचकजई साहब को और महाराजा नासिर अब्बास को आपने, दोनों पीटीआई नहीं है, बिल्कुल, उनको अगर आपने मेन ओहदे दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि पीटीआई तो नहीं है ना। पीटीआई इमरान खान है जिसको जेल में बंद किया हुआ है। उसके बाद बाकी अवाम है जिन्होंने वोट दिया था, और अवाम ने जिनको वोट दिया था इस बात के ऊपर कि वो शायद उनकी नुमाइंदगी करेंगे या इमरान खान की रिहाई की कोशिश करेंगे, तो वो माजरत के साथ वो मामला जो है ना, वो इन्होंने भेद कर ली है, सरेंडर कर चुके हैं। और ये हम बार बार इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि
क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी कोई नहीं है। एक अलीमा खान साहबा की अपनी स्ट्रेटजी है, महमूद खान अचकजई की अपनी स्ट्रेटजी है, बैरिस्टर गौहर की अपनी स्ट्रेटजी है, सुहेल अफरीदी की अपनी स्ट्रेटजी है, और कहीं पे इनके दरमियान यकसुई नहीं आती। और इसी दौरान बीच में खुर्रम ज़ीशान भी आ जाते हैं, अहमद न्याजी भी आ जाते हैं। तो तमाम एक जो हारून रशीद साहब बात करते हैं कि सबसे पहली चीज कि इन सबको एक छत के नीचे इकट्ठा तो हो ना। अगर ये सारी जो क़यादत है, जिनके पास इख्तियार है, जो बाहर जिम्मेदार हैं, अगर वो एक छत के नीचे इकट्ठा नहीं हो सकते तो वो लोगों को क्या मोबिलाइज करेंगे, वो लोगों की क्या बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इनके दरमियान यकसुई नहीं है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान का क्या बनेगा ना इस सारी सूरत हाल में, जब पीटीआई नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक रीजन तो ये है, जाहिर है कि जो इख्तियार है जिनके पास, वो इंगेजमेंट भी उनके साथ होती है, और उनके साथ जो इंगेजमेंट हुई है वो जरा ये बताते हैं कि उनको ये कहा गया है कि आपने अभी कुछ नहीं करना। अच्छा, जनवरी के अंदर सुहेल अफरीदी के साथ पास भी जब एक बहुत आला सतह वफ्द गया था, उन्होंने भी उनको ये कहा था कि इट्स अ मैटर ऑफ 2 months, ये 2 महीने की बात है, आपने 2 महीने तक कोई कॉल नहीं देनी, खामोश रहना है, और चीजें जो हैं वो न्यूट्रलिटी की तरफ चली जाएंगी, आपके हक में चली जाएंगी। 3 महीने तो गुजर गए। अब बीच में जंग आ गई, वो कहते हैं जंग का मामला है, और उससे भी ज्यादा जाहिर है पाकिस्तान ने उसमें किरदार भी अदा किया है। तो अब वो मामला 4 से 5 महीने में चला गया, यानी अगस्त से सितंबर तक चला गया, और तब तक उनको कहा गया कि आप खामोश रहें। अब इसी गारंटी के ऊपर अचकजई साहब के जो करीबी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अचकजई साहब के बहुत अहम राब्ते हैं, और उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, और यही बात सुहेल अफरीदी को भी की गई थी। और इसी यकीन दहानी के ऊपर वो अब कह रहे हैं कि ठीक है हम, अच्छा, एक तो वजह यह है कि उन्होंने उस, जिसको पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये ट्रक की बत्ती है, उस ट्रक की बत्ती के पीछे वो लग गए हैं। दूसरी बात यह है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे अगर वो नहीं लगते तो उनके पास क्या है कि वो अपने तौर पे कोई एहतजाज करें, कोई लॉन्ग मार्च करें। अब उसमें उनके अगर मौक़िफ़ बयान किया जाए तो इमरान खान ने अभी कोई किसी लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी है। इमरान खान से आखिरी जो सलमान सफदर की मुलाकात हुई थी, और उससे पहले जो उनकी बहन से मुलाकात हुई थी, वो ये नहीं थी। वो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, और फिर हमने एक खबर दी थी, सदीक जान साहब और मैंने इकट्ठे ये वीडियो की थी कि वो ये कहा गया था कि अगर हुकूमत तावन नहीं करती तो पीटीआई असम्बलियों से निकल जाए। लेकिन उसमें जो पीटीआई की बाहर क़यादत है वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है, और वो समझती है कि पहले भी हमसे ये गलती हुई थी, हम दोबारा ये गलती दोहराने को तैयार नहीं है। ये वो हुक्म है इमरान खान का जिसको उन्होंने अलल ऐलान कहा है कि हम नहीं मानेंगे। एंड समहाउ बहनों की मुलाकात ना होने की वजह ये भी है कि कहीं वो ये पैगाम न पहुंचा दे। देखें, वो कंट्रोल, सलमान सफदर की मुलाकात कंट्रोल मुलाकात थी ना। अगर उनके जाती किसी वकील जो पीटीआई से ताल्लुक रखता है उनसे मुलाकात हो जाएगी तो बात बाहर आ जाएगी, ट्वीट हो जाएगी, इससे पहले भी होती रही है। अब बहनों से, ये फैमिली मेंबर से होगी। तो देखें, आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि इमरान खान का जब आंख का मसला शदीद हो गया, उस वक्त भी किस बात पे उनको अस्पताल मुंतकिल करना था, तैयारियां आप खुद ने आपने कवर की कि अस्पतालों में सारी चीजें तैयार थी। ऐसे ही हम सारी रात बाहर खड़े भी रह के आप आ जाएंगे, लेकिन वो इसी वजह से हुआ कि उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं जाएगा या उनका जाती मुआलिज नहीं जाएगा, कि ये ना हो कि इमरान खान उनके जरिए कोई ऐसा पैगाम दे दे कि जो बात प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसी वजह से फिर सलमान सफदर साहब, एक कंट्रोल्ड मुलाकात उनके जरिए हुई, और उसके जरिए जो मर्जी का पैगाम था वो बाहर भिजवाया गया। जो पैगाम असल था वो सलमान सफदर साहब ने 1-2 लोगों को बताया, वो 1-2 लोगों ने उस बात को दबा दिया। बिल्कुल। सो अब इमरान खान की तरफ से तो कोई कॉल नहीं है, यानी वो लॉन्ग मार्च की नहीं है। जो वो चाहते हैं वो ये करना नहीं चाहते, वो समझते हैं कि मारूजी हालात जो बाहर बने हुए हैं हम इसको बेहतर डील कर सकते हैं। तो अब इसमें एक ही चीज है कि इंतजार करना है, और एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है। अब देखते हैं कि वो कितना इंतजार हो सकता है। इसमें जो असल मामला है ना, इस वक्त पाकिस्तान के लोग जिस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, अगले आने वाले 3-4 महीने और ज्यादा सख्त होने लगे हैं। अगले आने वाले 3-4 महीनों में अभी पेट्रोल प्राइसेस और बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अभी जितना तेल की जो सूरत हाल बन चुकी है आलमी मार्केट में, और जो उसका सारा प्रोडक्शन का, अब नए हरमज बंद है, ईरान की ब्लॉकेड है। आज ये बीबीसी ने ये खबर दी है कि जो कुवैत है वो जो तेल की प्रोडक्शन करता है, उसने 1991 के बाद ये पहली दफा हुआ है कि उनकी प्रोडक्शन जो है वो जीरो हो चुकी है, क्योंकि तरसील ही नहीं हो रही। तो ये जो सिचुएशन जिस जगह चली गई है, इसका अभी फॉल बैक आना है, और ये अगले 3 से 4 महीनों में आना है। ये इस वक्त अमेरिका में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो डबल हो गई हैं, उसकी वजह से महंगाई बहुत ऊपर चली गई है। ये अमेरिका की सिर्फ बात नहीं है। कल मेरी बात हो रही थी यूएई के अंदर एक आदमी से, वो ये कह रहा था कि जो हम पहले
जो चीज हम टमाटरों का वो कह रहे थे, टमाटर पहले 2 दिरहम के हम 1 किलो मिल जाते थे, अब वो 11 दिरहम के लेने पड़ रहे हैं, यानी 3 से 4 गुना। पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे ज्यादा मुतासर होता है। वो एक मीम भी बनी कि जी जहां भी जंग होती है 3 ममालिक मुतासर होते हैं, 2 जंग लड़ने वाले और तीसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुतासर हो रहा है। आप देखें ना, कल सनाउल्लाह साहब ने ये खबर दी है कि बांग्लादेश में जितना जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो नॉमिनल से उसमें इजाफा हुआ है, ईरान के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, इंडिया में भी नहीं हुआ है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर कोई, अफगानिस्तान की आप मिसाल ले लें जो हमसे बहुत नीचे है, उसका पाकिस्तान ने पहले ही बोझ डालना शुरू कर दिया है। जाहिर है हमारी इकोनॉमी उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, हमारे टैक्स कलेक्शन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारा एक ही है कि लोगों की जेबों से निकाला जाए। और 60% कीमतें बढ़ी हैं पाकिस्तान में बढ़ी हैं, बिल्कुल। 60%। तो 60% ऑलरेडी बढ़ी है पेट्रोलियम की और डीजल की 90+। जी हाँ, और अभी और बढ़नी है। ऐसे जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी तो और फिर साथ लोड शेडिंग भी है, लेकिन महंगाई का ग्राफ तो यूं नीचे जा रहा है। वो तो हुकूमत का ये मुतालबा नहीं, बस वो मरियम नवाज साहिबा कहती है पहले यूं जा रहा है। अच्छा, वो अब इसमें देखें ना, अब आए रोज मरियम नवाज साहिबा कहती है कि यूं जा रहा है, वो लोगों से पूछें कि कहां जा रहा है, फिर ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है। हाँ। और आज ही आपकी पासपोर्ट की जो रेटिंग्स है, पिछले दिनों में सारी नून लीग ने ये कहा, बल्कि कैंपेन भी चलाई गई कि जहां हम पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हैं वो कहते हैं क्या बात है जी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हमने बहाल करा ली, इतनी सफारतकारी। आज वो जो रिपोर्ट सामने आई है, पासपोर्ट के इंडेक्स में पाकिस्तान का 4था नंबर है, नीचे से कमजोर तरीन पासपोर्ट हमारा 4थे नंबर के ऊपर है, पहले नंबर पे अफगानिस्तान है, यानी हम 200 ममालिक में सबसे नीचे से 4थे नंबर पे। बिल्कुल ये सूरत हाल पासपोर्ट की है, जो ऊंची उड़ान का कहा जाता है ना, कभी उड़ान ऊंची है और पासपोर्ट नीचे है। नहीं, 11 अरब का जहाज वो तो ऊंची उड़ान भर रहा है। हाँ, वो ऊंची उड़ान भर रहा है। हाँ। अवाम जो है वो नीचे जा रही है, बिल्कुल। सरमायाकारी यहाँ पे नीचे जा रही है। हाँ। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे जा रही है। कोई आप माशी मैं एक किसान तबके से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी सारी फैमिली जितनी भी है सारे खेती बाड़ी करते हैं, हर किसी की आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जमीनें हैं। इस टाइम जो उनकी हालत है, उन बेचारों के पास अपनी पिछली ईद गुजरी कपड़े नहीं थे, अभी कुर्बानी वाली ईद है, कुर्बानी का दूर वो करेंगे, कपड़े लेने के पैसे नहीं है और कुर्बानी का खाक करेंगे। सही बात है। और ये किसान के जो हालात हैं, जो आपके मजदूर, जो इंडस्ट्रीज बंद होने से जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो कंपनियां छोड़ने से जो प्राइवेट सेक्टर आपका तबाह हुआ है, कोई ऐसा एक भी इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है जो पाकिस्तान का ये बताए कि पाकिस्तान पहले से या 9 अप्रैल 2022 में जो सूरत थी उससे आगे गया है। तो ये तो नीचे ही जा रहा है और यही हुकूमत के लिए चैलेंज है। इसी चैलेंज को अपोजिशन ने इस्तेमाल करना होता है। ये पीडीएम किस बात पे आई थी? अब महंगाई खत्म करने आई थी ना। बिल्कुल है, इन्होंने यही माहौल बनाया था कि इमरान खान के दौर में बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल 150 पे चला गया है, तो आज पेट्रोल कहाँ है? 405 रुपए पे है, तो अपोजिशन कहाँ है? कोई आपने लॉन्ग मार्च देखा? लॉन्ग मार्च महंगाई का बिलावल ने किस पे निकाला था? महंगाई का। मरियम नवाज साहिबा कंटेनर लेके जो आई थी वो किसका था? महंगाई मार्च था। वो महंगाई आज उस वक्त की और आज की कंपेयर कर लें, उस वक्त की अपोजिशन का किरदार और आज के अपोजिशन का किरदार देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि क्या फर्क है। चलें, बहरहाल जी ये हमने आपको अपडेट्स दी हैं, लेकिन जाते जाते मैं एक चीज आपको बता दूं कि हुकूमत की दोगली पॉलिसी क्या है। एक तो फसलों की कीमतें कम हैं, दूसरी जगह जहां पे एक टेंडर सिस्टम होता है, टेंडर सरकारी लाटें होती हैं जो कि किसानों को दी जाती हैं फॉर द सेक ऑफ, उनसे एक मखसूस रकम ली जाती है और साल के ठेके पे दी जाती है। हुकूमत ने क्या किया है, एक तो फसलों की कीमत कम कर दी, ऊपर से उनकी प्राइसेस ज्यादा कर दी। पहले जहां पे ठेकों की मद में या बोली की मद में 5 लाख या 5.5 लाख दिया जाता था, अब उसको 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है और उल्टा जहां पे साल बाद आपको पेमेंट्स करनी होती तो उनको 6 महीने में कर दिया है। तो ये चीज है, ये चीज हुकूमत को देखनी चाहिए कि कम से कम जो किसान तबका है जिससे आपका पूरा मुल्क चलता है, ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको कम से कम देखना चाहिए कि अगर किसान खुशहाल होगा तभी सारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। मुझे और रिजवान गिलज़ई साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।